नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबानी पे। आज जो कहानी है वेरी डिस्टर्बिंग। ये कहानी इसी साल की है, दिवाली के बाद की है, कह सकता हूँ 11 नवंबर 2024 का दिन, मंडे वार, सोमवार, 8:15 का समय शाम के वक्त। और इटावा रेलवे स्टेशन की कहानी है, यानी कह सकते हैं इटावा इटावा की कहानी है। और इस कहानी में ये जो 8:15 का समय है, इटावा रेलवे स्टेशन पे मरुधर एक्सप्रेस आने वाली थी और थोड़ी दूर पे, इटावा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पहले, गाड़ी स्पीड में चल रही है। मरुधर एक्सप्रेस जो कि करीबन 7 बोगी, एक डब्बा, सपोज इंजन को साथ में मिला दे तो करीबन 8 बोगी होती है। और ये अपने तेज रफ्तार में, और क्योंकि सिग्नल हो चुका था, अपने तेज रफ्तार में थी। उसके बाद अचानक ड्राइवर को कुछ रेलवे पटरी के बीच में नजर आती है, क्योंकि रोशनी रहती है आसपास, जो ट्रेन की लाइट्स और साथ में बल्ब्स होते हैं, थोड़ी बहुत रोशनी होती है। तो उनको काफी दूर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पटरियों के बीच में या तो जानवर हो या कुछ ऐसा हो। उसे अंदेशा हो चुका है, क्योंकि आप चलाते चलाते आपको एक अंदेशा हो ही जाता है कि पटरियों के बीच में कब क्या कैसे कुछ दिखता था, उसको दिखा। उसने सडनली डिसाइड किया कि ब्रेक मार दिया जाए। वो ब्रेक फुल थ्रोटल पे मारता है। ट्रेन काफी स्पीड में थी, लेकिन ब्रेक मारने के बाद भी ट्रेन रुकती नहीं है। फिर भी जो इमेज उसने देखी थी उसके ऊपर क्रॉस करके पार होके रुक जाती है, और इटावा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पहले ही रुक जाती है। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी रुकती है, पीछे की तरफ गाड़ी, ट्रेन से ड्राइवर उतरता है। उतरने के बाद पीछे की तरफ भागता है। भागने के बाद वो ऑलरेडी महसूस कर चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो पीछे भागा। और भागने के बाद वो देखता क्या है कि एक इंसान पटरी के बीचों बीच लेटा हुआ है। और गनीमत ये देखिए कि पटरी पे लेटा तो था मरने के लिए, लेकिन ट्रेन की जस्ट कुछ खरोच से पहले कुछ भी नहीं था। इतनी देर में ट्रेन के लोग भी नीचे उतरे, उसको इमिडिएटली पटरी से उठाते हैं। उठाने के बाद इतने में कुछ किसी ने आरपीएफ को भी खबर कर दी थी। इतने देर में आरपीएफ पुलिस आती है, और इतनी देर में क्योंकि स्टेशन पे ग्रीन सिग्नल हो चुका था और ट्रेन जो है कुछ देर पहले ही रुक चुकी थी। अब वहाँ के लोग जो स्टेशन पे थे वो भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ कि ग्रीन सिग्नल जो कि ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली थी, वो पीछे रुक गई। उनको भी लगा कि कुछ ना कुछ माजरा गलत है। आरपीएफ ने उस इंसान को अपने कस्टडी में लिया, और ले जाने के बाद फिर ड्राइवर ट्रेन पे चढ़ता है, सारे गेस्ट को, जो भी पैसेंजर थे, उसको ट्रेन पे बिठाता है। और बिठाने के बाद इटावा रेलवे स्टेशन पे रुकती। आरपीएफ जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि उसका नाम मुकेश है और वो इटावा का ही रहने वाला है, और पेशे से वो जौहरी था। उसका जो काम था, पेशे से जौहरी था, वो उसका काम ये था कि डेली पैसेंजरी करता था, इटावा से दिल्ली और दिल्ली से इटावा। वो माल उठाता था, थोक जौहरी था, तो हीरा व्यापारी जो भी हीरा जवाहरात जो भी था, वो दिल्ली से खरीदता और वहाँ के लोकल जो भी ज्वेलर्स थे उनको देता था। 2000 में उसकी शादी होती है। शादी होने के 1 साल के बाद उससे एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद सडनली उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर है। अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और 2003 में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी पहली पत्नी गुजर जाती।
अब घर में 3 साल की बेटी और मुकेश। अब आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बेटी छोटी है, कैसे पालोगे, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जिंदगी है, आप दूसरी शादी कर लो। पहले तो मुकेश मानता नहीं है, लेकिन उसके बाद बेटी का चेहरा देखता है, जो पहली पत्नी से उसकी बेटी होती है, उसका चेहरा देखते ही वो मान जाता है। और उसके बाद मुकेश एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम रेखा होता है। और रेखा भी, जो कि पहली बेटी जो थी, पहली पत्नी से जो बेटी थी, वो थी भव्या। और भव्या को भी अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करती थी। किस्मत से रेखा उसे वैसी जीवन संगिनी मिली थी जो उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक सौतेली माँ अपनी माँ कैसे बन सकती है, उसका उदाहरण रेखा थी। जीवन ऐसे बीतता गया। अब रेखा से शादी करने के बाद उसके 2 और बच्चे हुए, जिसका नाम था काव्या और लड़के का नाम था अविष्ट। भव्या जो है अब कॉलेज में आ चुकी थी। जो भव्या की उम्र जो थी 22 साल की थी, और काव्या जो थी वो 16 साल की थी, और अभिष्ट जो था 10 साल का। जब 22 साल की भव्या हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको भेज दिया पढ़ने के लिए। और जो काव्या थी, जो कि 16 साल की इसकी बेटी थी, वो 12th का एग्जाम दे रही थी। 12th की भव्या जो है, काव्या जो है 12th में पढ़ रही थी इटावा में। और जो छोटा बेटा अभिष्ट था, वो भी इटावा स्कूल में ही जाता था। अब जिंदगी अच्छी चल रही थी। 31st की दिवाली थी और भव्या जो है दिवाली की छुट्टियों के लिए घर आई थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा क्या हुआ था मुकेश के साथ कि जो उसे इस तरह अपने आप को इस सिचुएशन में पाया गया? जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा, और वो कुछ काम करके आया था उस दिन 11 नवंबर, जो रात का समय था, उससे पहले उस इंसान ने घर पे 4 कत्ल कर दिए थे। और उसके बाद उसने एक नोट लिखा था। नोट में उसने सारी कहानी लिख रखी थी, और उसने एक इटावा के पुलिस अफसर को भेज दी थी। उसने एक स्टेटस अपनी पत्नी के मोबाइल पे डाला, जिसमें उसने अपने परिवार के 3 फोटो डाले। उसके बाद चौथे पे उसने एक टेक्स्ट डाला और उस पे लिखा, अब ये नहीं रहे। उसके बाद ये टेक्स्ट डालते ही उसने 112 पे कॉल किया, और उसने उन्हें कॉल कर ये बताया कि फलाना जगह में एक घर है, उस घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हैं, और जब तक आप जाएंगे तब तक मैं भी इस दुनिया से चल पड़ूंगा, क्योंकि मैं भी जान देने जा रहा हूँ। जब तक पुलिस को ये मैसेज पहुंचता, तब तक ये पुलिस स्टेशन, ये मैसेज उसने वहां से दिया था। मुकेश ने ये मैसेज रेलवे स्टेशन की पटरी के पास पहुंचने के बाद दिया था, ताकि जब तक लोगों को मैसेज पढ़े तब तक इसकी मौत हो जाए, कोई एक्शन ना ले सके। जब अब दूसरी टुकड़ी जो थी, जो पुलिस ने एक्शन में आया, जैसे ही उनको ये मैसेज मिला, इमीडिएटली वहां से वो निकले, और जो मैसेज, जो फ़ोन कॉल में एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। अब एड्रेस पे पहुंचने के बाद देखते हैं क्या, पहले से ही
उसके आसपास पड़ोसी के घर, रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा, उनके घर के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जब पुलिस जाती है, उनको भीड़ को थोड़ा बहुत इतर-तितर-बितर करती है, करने के बाद वो देखती है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और लोग भी ये देखकर हैरान हैं कि ये स्टेटस क्यों लगाया है। क्योंकि जो फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर पे आजकल क्या होता है कि आप कुछ भी करते हैं तो सडनली आप स्टेटस डे टू डे बेसिस जो आप कर रहे हैं, वो स्टेटस लगाते हैं और जो आपका फ़ोन नंबर जिसके पास है, वो हमेशा देख सकता है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत लोगों की ये हैबिट होती है स्टेटस देखने की। वैसे ही लोगों ने जिन लोगों ने स्टेटस देखा, वो सारे लोग चौंक कर भागते हुए उसके घर की तरफ पहुँचे थे। लेकिन आते हुए देखा कि दरवाज़ा का ताला बंद है। अब पुलिस सोचती है कि ताला बंद है, लेकिन जिसने फ़ोन किया उसने बताया कि घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हैं। अब पुलिस सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों को 4-5 लोगों को गवाह बनाते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब घर का दरवाज़ा ताला तोड़ा जाए। उन्होंने किया भी ऐसा ही, कैमरे के ऊपर उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ा। घर का दरवाज़ा तोड़ते ही जैसे दरवाज़ा खुलता है, पुलिस अंदर जाती है और बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए, क्योंकि इट वाज़ अ क्राइम ऑफ सीन। जैसे ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं जो वहाँ का मंजर था, देखते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं और देखने लायक वो मंजर था ही नहीं। 2 कमरे के अंदर 4 लाशें, 3 लाश एक रूम में और 1 लाश दूसरे कमरे में। और ये बात जो है आग की तरह फैल गई पूरे इटावा में। अब मुकेश ये सोच के बैठा है कि मैंने जान तो ले लिया, मैं भी जान दे दूंगा। यही सोच के उसने सबकी जान ली थी। अब जितने भी लोग उस घर के अंदर थे, सबकी बॉडी को अपने कस्टडी में लेते हुए और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अब मुकेश के साथ तफ्तीश करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो जो कहानी मुकेश ने बताई और यूं कहानी चलती है, उसे सुनकर आप भी दुखी हो जाएंगे और आप किसी को मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मदद करना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। जैसे बिजनेस चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अब एक ऐसा वक्त आया जब मुकेश ने काम के वजह से अपने रिश्तेदारों को कुछ पैसे दे रखे थे और जब वो पैसे मांगते तो रिश्तेदार आनाकानी करते, पैसे वापस नहीं करते, किसी बहाने से टाल मटोल करते। कुछ रिश्तेदारों ने उसके जमीन को हड़प लिया था। अब और वो जो रुपया था, छोटा मोटा रकम नहीं था, किसी भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के फैमिली के लिए वो पैसा काफ़ी था। और जहाँ तक मोटा मोटी जो मुकेश ने बताया, वो था 15 लाख के करीब, 15 लाख प्लस रुपए थे, जो कि उसके रिश्तेदार जानकार लोग पैसे लेकर हड़प चुके थे और उसे वापस नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन हड़प ली। अब जो परिवार खुशी से, शान से, कोई कमी नहीं थी, काम अच्छा चल रहा था, अब सडनली जैसे ये पैसे की क्राइसिस और जो पैसे वापस नहीं कर रहे थे, उधारी लेकर नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी समस्या हो रही थी। और जिससे उसने पैसे लिए थे, वो उससे बार-बार तगादा करता था। और इससे तंग आकर उसने अपनी पत्नी को कहा, देखो रेखा, हो सकता है। और वो अपनी पत्नी को मैडम जी कहता है। उस नोट में उसने मैडम जी कह के लिखा भी है। वो कहता है मैडम जी, अपनी बात करता है पत्नी से और कहता है कि मैडम जी, ऐसा ऐसा समस्या है, अब लगता है आगे नहीं चल पाऊंगा, मैं मर जाना चाहता हूँ इस सिचुएशन से। पत्नी एक बार सुनती है, रेखा सुनती है और कहती है कि ऐसा मत सोचिए,
लेकिन मैं नहीं चला पा रहा हूँ। रेखा बोलती है कि एक बार आप वापस कोशिश कीजिए और आप ऐसी बात क्यों करते हैं, समस्या पूरी ठीक हो जाएगी, आप कोशिश तो कीजिए। तो भव्या जो है दिवाली की छुट्टियों में घर आई थी और उससे कुछ दिन पहले करवा चौथ से पहले एक बार मुकेश ने वापस कोशिश की, सारे रिश्तेदारों से बात की, कहा पैसे लौटा दो, बट इस बार भी रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। अब जब आप जिसको पैसे दे रहे हो बड़ी उम्मीद से पैसे देते हो कि ताकि वो जब जरूरत आपको पड़े तो वो पैसे आपको मिल जाए, इस बार सारे रिश्तेदारों ने जिसने पैसे लिए थे इससे इस बार भी धोखा दिया। अब करवा चौथ का दिन आ गया, एक दिन पहले, करवा चौथ से एक दिन पहले वो कहता है कि मैडम जी ये लोग बहुत बुरे हैं, अब मैं जीना नहीं चाहता और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब रेखा कहती है कि अच्छा जब ऐसा है तो तुम अकेले मत मरो, हम सब एक साथ जाएंगे। और रेखा क्यों कहती है उसके पीछे भी कारण है। रेखा कहती है कि देखो कमाने वाले तुम ही हो, तुम तुम यदि चले जाओगे तो हमारे बच्चों का क्या हो। हमारे अभी तो हम सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो आप अकेले डिसाइड मत कीजिए, हम सब एक साथ जाएंगे। अब जो है मुकेश को अप्रूवल रेखा का हो चुका था, बट करवा चौथ के दिन वो नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस दिन करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी उम्र की आयु मांगती है और उस दिन वो कैसे करे। तो करवा चौथ के दिन डिसाइड होता है, पूजा पाठ होती है और उस दिन का जो आइडिया है वो ड्रॉप हो जाता है। इसी बीच दिवाली आ जाती है, 31 ऑफ अक्टूबर, और दिवाली मनाने के लिए भव्या भी घर आती है। और मैं आपको बता दूं कि तीनों भाई बहन में इतना प्यार था और रेखा भी भव्या को अपना तीसरा संतान मानती थी, अपना संतान मानती थी और बहुत प्यार करती थी। दिवाली के दिन अच्छा खासा बीता। अब इन्होंने 10 तारीख को डिसाइड किया, ये तारीख मुकर्रर हुई। तो रेखा कहती है देखो पहले मुझे मार देना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम मुझे पहले मार देना, उसके बाद सबसे आखिर में तुम मरना। अब वो मान जाता है, आखिर रेखा ने अग्री कर लिया था। वो अब ऐसा ही 10 तारीख को डिसाइड करते हैं। अब रेखा को फंदा लगाते हैं, लेकिन तकलीफ होने के बाद ये नाकामयाब हो जाते हैं। रस्सी ठीक से बंधी नहीं थी, इसलिए रेखा को मौत नहीं हुई। अब रेखा बोलती है कि ये बड़ा तकलीफ है, ऐसे नहीं करते, एक काम कीजिए ना, ऐसा उपाय करते हैं जिससे किसी को तकलीफ ना हो। कुछ ऐसा कीजिए ताकि मौत भी आ जाए और किसी को पता भी ना चले और तकलीफ भी ना हो। अब मुकेश नींद की गोली लेकर आता है और वो सोचता है कि यदि मैं नींद की गोली डायरेक्ट दे दूं तो सबको समझ में आ जाएगा और प्लान फेल हो सकता है। उसके बाद मुकेश जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद उस पिज़्ज़ा में वो नींद की गोली डालता है और देने के बाद जो है सबको पिज़्ज़ा देता है, लेकिन पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है और सबको खाने को देता है। रेखा को वैसे ही मालूम थी, रेखा ने खाया
बच्चों ने खाया। और नींद आने के बाद सबसे पहले रेखा को फंदा डाल के मुकेश ने उसका दम घोट दिया। रेखा की मौत हो गई। उसके बाद एक एक करके उसने भव्या और काव्या को भी मार डाला। लेकिन जब बच्चे के पास गया, जब बेटे के पास गया, अभिष्ट के पास गया, उसने कम पिज्जा खाया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली, आंखों में आंसू। जब अभिष्ट ने देखा कि उसके पिता उसके पास आए और कुछ गले पे हाथ डाल रहे हैं, तो उसने पूछा, तो पापा क्या कर रहे हैं? उसने कहा, बेटा कुछ नहीं, हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ जाएंगे और उसके बाद